हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कृषि। तो सबसे पहले हम कृषि के कुछ नोट्स को देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। तो इम्पोर्टेंट है, 49% जो आबादी है वो रोजगार कृषि से ही प्राप्त करती है। 2018 से 19 में देश के जीवीए में हिस्सेदारी कृषि की 16.1% है। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो इसमें पूरी जो जीवीए में 2018 से 19 में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी यानी कि कृषि की जो हिस्सेदारी है वो 16.1% है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेशनल ब्यूरो ऑफ जो सॉइल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 उप क्षेत्र हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे रह गए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो सबसे पहले आबादी का 49% कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है। उसके बाद जीवीए में अगर कृषि का योगदान देखें तो 16.1% है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना देश में 1960 में की गई और इसका नाम क्या है तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अच्छा, इसकी स्थापना किसने कराई थी तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कराई गई थी 1960 में। उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अभी इसका नाम हो गया है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है अभी के समय में। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे की बात करें तो इसके अनुसार 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं यानी कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्र हैं। इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु का प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है तो एम.एस. रंधावा ने लिखी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एस. रंधावा ने कौन सी बुक लिखी है? भारतीय कृषि का इतिहास। इसका हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। मतलब हरित क्रांति से ऐसा हो गया है कि फूड सिक्योरिटी पूरी है, प्लस उसके अलावा सरप्लस में प्रोडक्शन होता है। तो कृषि का उपयोग केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि व्यापार या बाजारोन्मुख रूप भी ग्रहण कर चुकी है कृषि। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 14% से ज़्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारित नहीं किया जा सकता है। कृषि में युग्म पैदावार क्या आशय क्या है तो युग्म पैदावार मतलब होता है दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। तो एक ही दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाने को कहते हैं हम युग्म पैदावार। फिर एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। इसके अलावा बात आती है मिश्रित खेती की। तो मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। यानी कि खेती के साथ साथ अगर पशुपालन भी हो रहा है तो उसको मिश्रित खेती कह देते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब। नेक्स्ट है सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है जहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है।
इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारत में 2014 से 15 के आंकड़े की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 46.02% है। वन क्षेत्र की बात करें तो 23.32% है तथा अन्य क्षेत्र 30.66% है। यानी कि शुद्ध बुआई क्षेत्र अगर पूरे देश में बात की जाए तो 46% याद कर सकते हैं। 46% है शुद्ध बुआई क्षेत्र और वन क्षेत्र है 23.32%। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग 32.7% भारत में किया जाता है। यानी कि अगर चावल की बात की जाए तो चावल का कृषि उत्पादक देशों में चावल की कृषि का लगभग टोटल विश्व में जितनी भी चावल की खेती होती है तो चावल की कृषि का लगभग उसमें से 32.7% भारत में किया जाता है। भारत में जो खाद्यान्न होते हैं जैसे कि गेहूँ है, चावल हैं, इनके सकल क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 33.7% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। पूरे विश्व के 32.7% जो चावल की कृषि है वो भारत में की जाती है। लेकिन भारत में कुल खाद्यान्न की बात करें तो सकल क्षेत्र में लगभग 33.7% पर जो खाद्यान्न है उसमें से चावल की खेती की जाती है। मतलब टोटल खाद्यान्न अगर 100% खेती की जा रही है तो उसमें खाद्यान्नों में से 33.7% पर चावल की खेती की जा रही है। 2017 से 18 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक NPK उपयोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे पे मध्य प्रदेश आता है। तो उर्वरक का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश MP। नेक्स्ट है भारत में बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादन करने में साथ में काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों की बीजों की ज़रूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। एगमार्क क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहन करती है। यानी कि एगमार्क जो है वो केंद्र सरकार की योजना थी जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत जो है वो प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद से यह योजना अब तक लागू है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ती हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना आई थी। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, तो परंपरागत कृषि विकास योजना में जैविक खेती को समर्थन किया गया। फिर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। उसके बाद एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा या लोबिया में पाई जाती है, 0.49% तक पाई जाती है इसमें। तो हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा या लोबिया में पाई जाती है, 0.49% तक। फिर हरी खाद से मतलब क्या है? तो हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब जिसको उगाने से मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं उसको या पोषक तत्व हैं उसकी आपूर्ति अच्छी हो जाती है। ढैंचे में 0.42%, शनई में 0.43% तथा ग्वार में 0.34% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। किंतु अगर शनई की बात करें तो शनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो यहाँ से याद रखना है, वैसे तो लोबिया या बोड़ा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन अगर शनई की बात करें तो इसकी बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन प्राप्त होती है।
अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास बुक हमने पढ़ा था अभी। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा ने। नेक्स्ट है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 20। भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो दोनों कथन सही है, परंतु आर.ए. की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें भारत की जो शुष्क पेटी के बारे में बात की गई है, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर ही आधारित है। शुष्क पेटी में हम सिंचाई द्वारा कृषि कर सकते हैं और द्वितीय हरित क्रांति द्वारा हम इसमें बहुत अधिक क्षमता मतलब इसकी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है सही, क्योंकि शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित इसलिए नहीं है कि हरित क्रांति होगी तभी वो कृषि आधारित होगी क्या? तो रीज़न ये सही नहीं है। वैसे अपने आप में दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। वह हैं, तो इसमें कहा गया है कि भारत की जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा है, तो उसमें विभिन्न फसलों की जो बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य में जो खाद्य उत्पादन लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन इसमें बाधाएं क्या हैं? तो ये रीज़न गलत दिया गया है यहाँ, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की जो बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने से भविष्य में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सही बात है, लेकिन बाधाएं इसमें क्या क्या हैं? तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। तो इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें केवल बी इसमें ऑप्शन करेक्ट दिया है, यानी कि केवल 3 जो है वो बाधा है। तीसरे नंबर की बाधा क्या है कि मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, यानी कि जो निम्न मूल्य जिसका मूल्य कम हो और उच्च परिमाण दे, वो ऐसे फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, यानी कि मांग ज़्यादा है, पूर्ति नहीं हो पाती इतनी। इसका कारण क्या है? तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि चूँकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, तो कथन 1 तो असत्य है, क्योंकि कथन 1 में यही दिया गया था कि कोई राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय बीज नीति तो है 2002, तो यहाँ फर्स्ट तो ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। दूसरे में ये कहा गया है कि निजी क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है, तो ऐसा भी गलत है कि ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियां की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, हालांकि सहभागिता है। यहाँ दिया गया है निजी क्षेत्र जो है वो भी बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में सहयोग करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न हैं, यानी कि उनके मूल्य ऊंचे होते हैं निजी कंपनियों के द्वारा जो बीज उत्पादित किए जाते हैं, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। तो इसलिए गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति में अंतराल है, यानी कि मांग पूर्ति के बराबर नहीं हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको अब मिल गया होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वो गलत था, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो GBPAU पंतनगर। इसका GBPAU का पूरा रूप है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है वो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें अपेक्षित आर्द्रता का अंश कितना होना चाहिए? तो 14% से कम। ये हमने पढ़ा था अभी नोट्स में कि 14% से कम उसमें आर्द्रता का अंश होना चाहिए, तभी उसको संग्रह सही से किया जा सकता है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट संरूपण है। तो भूमि उपयोग का वर्गीकरण देखें तो इसमें देखा जाए तो बुआई जो क्षेत्र है वो 46.02% है, वन क्षेत्र 23.2%
32% है और अन्य क्षेत्र 30.66% है। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र ध्यान रखना है आपको 46% के समथिंग है शुद्ध बुआई क्षेत्र। फिर वन क्षेत्र याद रखना है आपको 23% के समथिंग है, 23.32% है। फिर अन्य जो क्षेत्र हैं वो 30% है। नेक्स्ट है युग्म पैदावार। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से, अगर हम दो फसल उगाते हैं विभिन्न मौसमों में तो युग्म पैदावार कहते हैं इसको। मिश्रित खेती, तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करने को मिश्रित खेती कहते हैं। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि जो है उसमें बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, ये सही बात है। तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है इसमें से कि बड़े खेत की प्रधानता भारत में नहीं है। नेक्स्ट है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो सही बात है, जब पारंपरिक खेती आधुनिक वैज्ञानिक खेती का रूपांतरित हुई है, यानी कि पारंपरिक खेती जैसे जैसे धीरे धीरे आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरित हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हरित क्रांति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सही बात है ये। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हालांकि हरित क्रांति से हमें पारंपरिक खेती जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक खेती में रूपांतरित होती जा रही है, तो हरित क्रांति इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है और हरित क्रांति से उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमने उत्पादकता तो देख लिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और पर्यावरणीय लागत भी इसमें लगती है। जैसे हरित क्रांति से कई, जैसे सॉइल इनफर्टाइल हो रही है, सॉइल धीरे धीरे उसकी उर्वरक क्षमता कम हो रही है, उसमें पॉल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है कई बार हम देखते हैं। तो इन लागतों को कोई नहीं देखता। उसमें अगर पर्यावरण थोड़ा सा हम कह सकते हैं अगर पर्यावरण में प्रदूषण आएगा तो उसको सुधारने में भी हम कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। तो उसकी लागत को कोई नहीं देखा कि तुमने यहाँ तो बचा लिया लेकिन वहाँ खर्च कर दिया, तो बात तो वही है। तो ये कोई नहीं देखता है। तो दोनों कथन अपने आप में सही है, परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया हरित क्रांति ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और वो अलग चीज़ है। अगर हरित क्रांति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तो इसका रीज़न देना चाहिए था कि क्यों निभा रही है, क्योंकि इसका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इस्तेमाल करते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ती है। गेहूँ चावल वगैरह की उत्पादकता, खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ रही है। तो ये तो रीज़न सही है, लेकिन इसमें ये कारण जो दिया है ये गलत है, क्योंकि ये कारण अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। ये अपने आप में अलग कथन है, वो सही है कि हम हरित क्रांति से ये तो देख लेते हैं कि हाँ उत्पादकता खूब बढ़ी है, लेकिन पर्यावरण जो लागत है, पर्यावरणीय लागत, उसको कोई नहीं देखता है, तो वो सम्मिलित नहीं होती है। सही बात है। तो इसमें दोनों कथन सही है, परंतु आर का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, कि भारतीय कृषि में अगर उत्पादन कम हो रहा है तो उसका कारण ये थोड़ी ना है कि कोई सहकारी कृषि कर रहा है। सहकारी कृषि मतलब समझते होंगे 2-4 फैमिली के लोग मिलकर एक ही कृषि पर जो लग जाते हैं, तो सहकारी मिलकर जो कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संकारे यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? तो आंसर इसका है संकारे चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। इसकी व्याख्या पढ़नी जरूरी है। प्रश्नकाल में दिए गए प्रश्नों में से भारत में चालू जोतों यानी कि ऑपरेंट होल्डिंग का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो कृषि संगणना 2015 से 16 के अनुसार देश में कुल 157.14 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है अभी भी, जिसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं। तो चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान राजस्थान का है। चालू जोतों में देख रहे हैं हम भारत में जो चालू जोतें हैं उसमें नवीनतम आंकड़े देख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा स्थान, पहला स्थान राजस्थान का आता है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। वहीं आगे हम बात कर रहे हैं अब एक सेकेंड,
जबकि देश के क्रियाशील जोतों यानी कि ऑपरेशनल होल्डिंग्स की बात की जाए तो, क्रियाशील जोतों की बात की जाए तो सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, दूसरे पे बिहार में है। तो उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या सर्वाधिक है। तो क्रियाशील जोत पूछा जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश आ गया, लेकिन संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार पूछा जाए तो राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, यानी कि आय कमाने का साधन है ये। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% जो प्रतिशत क्षेत्र है वो वर्षा द्वारा पोषित है, लगभग 83% है वैसे। तो इसमें कहा गया है कि भारत में जो दालों की खेती के अंतर्गत आता है तो उसमें 90% जो क्षेत्र है वो वर्षा द्वारा ही पोषित होता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो रासायनिक उर्वरकों के जो 2 शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य अगर देखा जाए तो पहला उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आपको याद रखना है। उपभोक्ता जो किसका है, उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरे पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा, आपने पढ़ा था अभी। हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो ढैंचा है, क्योंकि नाइट्रोजन की आपूर्ति अच्छे से कर देती है ये सॉइल में, तो इसलिए हरी खाद कही जाती है। तो हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा है। फिर ये बहुत सारी फसलें दी गई हैं, जैसे हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो बोड़ा या लोबिया में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो 0.46% के समथिंग पाई जा रही थी लोबिया या बोड़ा में जो नाइट्रोजन की मात्रा है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो उर्वरक क्यों प्रयोग किए जाते हैं? संतुलित उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए, सही बात है ये, खाद्य गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, तो इसलिए ये उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट में पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश है। ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य पंजाब है, हमने देखा था। हरित खेती में सन्निहित है, तो समेकित कीट प्रबंधन भी हरित खेती में आता है। समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति, ये भी हरित खेती में आता है। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये भी हरित खेती में आता है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, ये भी है, वैश्वीकरण का यही प्रभाव है कि भारतीय जो कृषक हैं आज वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच रहे हैं। नकदी फसल पर बल दिया जा रहा है, ये भी बात सही है। आय असमानता में वृद्धि हो रही है, सही बात है कि जिनको जागरूकता है उनकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। आर्थिक सहायता में कटौती की जा रही है, ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट से प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या था? तो किसानों को गुणवत्ता बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके दूसरों के समुचित समय पर वहन करने योग्य लागत गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, यानी कि किसानों को प्रशिक्षण देना है, किसानों को गुणवत्ता युक्त जो बीज हैं उनके उत्पादन का प्रशिक्षण देना है और उनके द्वारा जो दूसरे लोगों को समुचित समय पर और वहन करने योग्य, मतलब कम लागत हो जिसकी, तो ऐसे गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना इसकी जो उद्देश्य है। बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट। एगमार्क क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एगमार्क आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का ग्रीन कलर का साइन होता है, तो वो गुणवत्ता बताता है, गारंटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति को और देख लेते हैं। तो हरित क्रांति में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, पहले नोट्स से कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के थे। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, लेकिन भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो वो MS स्वामीनाथन है। फिर आगे
नेक्स्ट है भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम यानी कि हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हैं वो उसका जो प्रोग्राम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष जो हरित क्रांति का प्रथम चरण है तो उसका वर्ष 1966 से 1981 तक है। 1966 में हरित क्रांति शुरू होती है और 1981 तक चलती है। ये प्रथम चरण है हरित क्रांति का। तो 1966 से 1981 तक हरित क्रांति का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण और प्रथम चरण में अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये इसमें ज़्यादा लाभ हुआ था। दूसरा चरण जो है 1981 से 1995 तक अवधि को माना जाता है और जो तीसरा चरण है वो 1995 से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक अगर वृद्धि देखा जाए तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक ज़्यादा फायदा हुआ है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व तो ये कुछ नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है। फिर उसके बाद गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया है। मतलब अगर गेहूं देखा जाए, गेहूं में तो ठीक है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं को हुआ है, लेकिन अगर गेहूं के बाद देखा जाए तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है जो चावल की खेती पर पड़ा है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में मुख्य पादप कौन सा था तो मैक्सिमम प्रजाति का गेहूं था, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। तो ये है। वर्ष 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति आई। तो इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। भारत में सर्वप्रथम जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज या उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीरो टिल बीज या उर्वरक ड्रिल का विकास किसके द्वारा किया गया तो पंतनगर में स्थित जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी 7वें दशक के दौरान। 7वें दशक यानी कि 1966 से शुरू हुई थी और 1981 तक चली थी। तो 1966 को हम 7वां दशक कहते हैं। सदाबहार क्रांति या हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। हरित क्रांति के जनक जो बोरलॉग थे, अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग, वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के थे, मैक्सिको के। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है एम.एस. स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम, जिसमें उत्पादकता उच्च हो। मोटे अनाज दलहन, गेहूं, तिलहन में से हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। गेहूं के बाद जो सर्वाधिक फायदा हुआ है वो चावल है। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है तो वो गेहूं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी तो मैक्सिकन गेहूं। तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो पादप या फसल थी वो मैक्सिकन गेहूं है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। तो द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। हरित क्रांति के घटक क्या हैं तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज यानी कि जो हाई प्रोडक्टिविटी हो, जिस सीड्स की ऐसे सीड्स को यूज़ किया जाए। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाए, ग्रामीण सड़कें और मार्केट यानी कि विपणन, ये सब चीज़ें हरित क्रांति के घटक हैं। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, सही बात है। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन अपने आप में सही है, परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है तो
भारतीय क्रांति का संबंध इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इसमें कृषि क्षेत्रों की सभी क्रांतियाँ शामिल हैं। जैसे कि इंद्रधनुषी क्रांति में वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, इसमें से कुछ दी हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए है, सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि के लिए है। उद्यान कृषि में आ जाते हैं फल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं सुनहरी क्रांति। उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है, प्याज उत्पादन से है। तो ये सब है गुलाबी क्रांति। अब जीरो टिल बीज या उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो जीरो टिल बीज या उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा। अब अगला टॉपिक आएगा खाद्यान्न फसलें, जिसको हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।